वेलकम टू रेजांगला एजुकेशन। माय नेम इज नितेश और आज हम करेंगे अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ ही जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, जो हम थोड़ा सा पहले भी देख चुके हैं पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एनर्जी समझना ईजी होगा। उसके बाद हम करेंगे कंडक्टर्स। तो आज हम 3 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। किससे? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इसमें मान लो बच्चों, मैंने कल बताया था हमारे पास जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होते हैं। इक्वी पोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होते हैं जहाँ पे पोटेंशियल होता है वो सेम होता है, जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, जिसके ऊपर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वो 0 होगा, है ना। और तीसरा मैंने बताया था E इज परपेंडिकुलर टू DL। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे मैंने एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस बना लिया। ये मैंने कुछ इक्वी पोटेंशियल सरफेस बना लिए। ये मैंने बना लिए कुछ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। यहाँ पे मैंने क्या लिया? एक चार्ज ले लिया। ये मैंने एक चार्ज ले लिया Q, पॉजिटिव चार्ज ले लिया। ये मैंने एक चार्ज ले लिया Q। अब मैंने क्या किया? इस चार्ज को मैं यहाँ से एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लेके जा रही हूँ। तो ये मैं इसको यहाँ से यहाँ पे लेके गई, और ये वाली जो डिस्टेंस हो गई ये मैंने बोल दी कितनी है? dr। सेकेंड रुको, ये मैंने बोल दी जो डिस्टेंस है वो dr है। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से चार्ज को दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लेके गई, जिनके बीच की डिस्टेंस मैंने ले ली है dr। और एक चीज़ और है बच्चों कि किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो ये हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी? इसके ऊपर परपेंडिकुलर किस डायरेक्शन में होगा? है ना, यही आ गया इसके ऊपर परपेंडिकुलर। 1 सेकेंड रुको, ये आ गया इसके ऊपर परपेंडिकुलर। ये डायरेक्शन हो गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की। और मैंने ये मान लिया कि ये जो एंगल आ गया dr में और इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसको मैंने थीटा मान लिया। ये एंगल आ गया हमारे पास थीटा। अब एक बात सुनो बच्चों, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू है वो घटती जाती है। पोटेंशियल है वो कम होता जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे मान लो पोटेंशियल है वो 50 है। यहाँ पे पोटेंशियल अगर 50 वोल्ट है तो यहाँ पे हो सकता है वो 40 वोल्ट हो, यहाँ पे हो सकता है वो 30 वोल्ट हो। आगे और जाएंगे तो वो और कम होता जाता है। तो जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उस डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया था। ओके, अभी यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू कम हो रही है। यहाँ पे क्या किया? मैं चार्ज को dr लेके गई, तो इस पोटेंशियल से इस पोटेंशियल पे लेके गई, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे अगर फाइनल पोटेंशियल v फाइनल है और यहाँ पे पोटेंशियल इनिशियल पोटेंशियल v इनिशियल है, इसको मैंने लिख दिया dv के इक्वल।
एक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लेके गए तो कितना पोटेंशियल आ गया dv, और यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा यहाँ पे कम होगा, तो ये आ गया मेरे पास नेगेटिव साइन, dv कैसा होगा नेगेटिव। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ in the direction of electric field potential is decreasing. वेरी 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 मच इम्पोर्टेंट है ये वाली लाइन, तो इसके ऊपर आप लोग डब्बा बना लो, बहुत इम्पोर्टेंट है ये लाइन, आगे भी काम आएगी। ठीक है, चलो अब करते हैं इसका डेरिवेशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में क्या रिलेशन आएगा। अब आप लोगों ने हमने क्या किया, एक चार्ज को यहाँ पे लेके गई, यहाँ से यहाँ पे लेके गई, तो मैंने आप लोगों को पोटेंशियल बताया था कि पोटेंशियल क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पास dv होता है पोटेंशियल, वो किसके इक्वल होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज के इक्वल होगा। तो यहाँ से वर्क डन किसके इक्वल आ गया हमारे पास, वर्क डन किसके इक्वल आ गया, Q इंटू dv, तो ये आ गया मेरे पास वर्क डन। ठीक है, अब एक और वर्क डन निकाल लेते। अब dv की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ से हम क्या लेंगे इसको नेगेटिव, तो ये क्या आएगा हमारे पास माइनस ऑफ Q इंटू dv। ठीक है, अब जो हमारे पास वर्क डन है उसके बारे में आप लोगों ने और पढ़ा होगा। जो हमारे पास वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, F डॉट डी आर, है ना, ये भी होता है। और फोर्स हमारे पास होता है, फोर्स की वैल्यू आती है Q इंटू ई डॉट डी आर। अब दोनों के बीच में एंगल है थीटा, तो इसको हम ये लिख सकते हैं Q ई डी आर कोस ऑफ थीटा। तो ये आ गया हमारे पास दूसरा वर्क डन, Q ई डी आर कोस ऑफ थीटा। अब देखो यहाँ पे दोनों dw को क्या कर दो, इक्वेट कर दो, तो हमारे पास क्या आ गया माइनस Q dv। यहाँ से मैंने क्या किया, इसको इक्वेशन 1 मान लिया और इसको इक्वेशन 2 मान लिया, तो मैंने क्या किया, इक्वेट इक्वेशन 1 विद 2, तो ये आ गया माइनस Q dv विच इज इक्वल टू Q इंटू ई डी आर कोस ऑफ थीटा। ये Q से Q कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया हमारे पास, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया माइनस dv इज इक्वल टू ई कोस थीटा, डी आर को इधर लेके आ गए डिवाइडेड बाय डी आर, तो ये क्या आ गया हमारे पास ई कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस dv बाय डी आर। ये मान लो मैंने कोई ये वाली एक्सिस जो है, ये एक्सिस मैंने मान ली, डी आर वाली एक्सिस मैंने मान लिया, इसको कोई भी एक एक्सिस है एक्स वाई जेड ना लेके मैं इसको कोई भी एक एक्सिस मान लो, मैंने इसको ले लिया, कुछ भी ले लो, एक्स ही ले लो चलो, या फिर मैंने इसको कुछ एस एक्सिस ले लिया, ठीक है, इसको मैंने ले लिया कोई एक एस एक्सिस है। तो अब ई कोस थीटा का कंपोनेंट इधर आएगा, है ना, ई के दो कंपोनेंट होंगे, अगर यहाँ पे हम दिखाएं तो ई के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इधर आएगा ई साइन थीटा और एक आएगा इधर ई कोस थीटा। तो ई कोस थीटा वाला कंपोनेंट किधर है, डी आर के डायरेक्शन में, तो ई कोस थीटा वाले कंपोनेंट को मैंने लिख दिया ई एस कोस ऑफ थीटा, या फिर इसको आर ही ले लेते हैं, इस डायरेक्शन को हम आर ले लेते हैं, इजी रहेगा, इस
डायरेक्शन को मैंने आर ले लिया, आर डायरेक्शन है, तो इधर ई आर आ जाएगा, ई आर ये आएगा ई आर कोस ऑफ, ई आर को मैंने क्या बोल दिया, कोस ऑफ, ई कोस ऑफ थीटा, क्या आएगा ये ई कोस ऑफ थीटा, है ना। तो ई का जो कंपोनेंट आर डायरेक्शन में आएगा वो क्या आएगा, ई कोस ऑफ थीटा, और परपेंडिकुलर जाएगा वो ई साइन थीटा। लेकिन हमें ई साइन थीटा की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कौन सा देखना है, ई कोस थीटा देखना है जो डी आर की डायरेक्शन में है। तो ई कोस थीटा को यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया ई आर विच इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी आर। तो ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन। अब यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे मैंने, हमारे पास 3 एक्सिस होती है, एक्स वाई और जेड। अब मैंने क्या मान लिया, अगर हमें उन एक्सिस में निकालना है तो मैंने यहाँ पे मान लिया, अगर हम ई एक्स डायरेक्शन में निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस, कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, एक्स डायरेक्शन में निकालेंगे तो क्या आएगा, ई एक्स विच इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, और ई वाई में निकालेंगे तो ई वाई में क्या आएगा, माइनस डेल वी बाय डेल वाई, और ई जेड में निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस डेल वी बाय डेल जेड। अब ये डेल क्या चीज़ है, यहाँ पे डेल क्या होता है, यहाँ पे ये जो डेल दिखा रखा है इसका मतलब होता है हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन। जो हमारे पास डेल है इसका मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब, अगर मान लो हम x का कर रहे हैं, अगर हम x का कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लेंगे, y एंड z क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। अगर y का करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, x एंड z क्या आएगा, x एंड z कांस्टेंट आएगा। और अगर हम z का करेंगे तो x एंड y क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो हम इसका क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास ई और वी में रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में रिलेशन। यहाँ से एक चीज़ और निकाल सकते हैं, अगर हमें मान लो ई की वैल्यू वी की वैल्यू निकालती है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये मैंने किया, यहाँ से डी वी किसके इक्वल आ जाएगा, डी वी इक्वल आ जाएगा माइनस ई डॉट डी आर के इक्वल आएगा, ई डॉट डी आर। तो यहाँ से क्या करो, इसका इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ, तो ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन ओवर ई डॉट डी आर, और ये कैसा है, नेगेटिव। तो हम ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं या फिर पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन। इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम। देखो, मान लो हमें दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एग्जांपल कर लेते हैं एक, इफ पोटेंशियल इज इक्वल टू 4xy प्लस x स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1,0,2। हमें पोटेंशियल दिया हुआ है 4xy प्लस एक्स स्क्वायर, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ पे निकालना है, 1,0,2 पे। तो पहले यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा। तो पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है 4xy प्लस एक्स स्क्वायर तो यहाँ से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होता है, कितना होता है, माइनस डेल वी, पहले एक्स में निकाल लेते हैं, एक्स में निकाल लो, माइनस डेल वी बाय डेल एक्स।
डेल वी बाई डेल एक्स करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, y और z को कांस्टेंट रखेंगे। z तो इसमें है नहीं तो y को कांस्टेंट रखो। जैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा डेल बाय डेल एक्स, क्या आएगा 4xy प्लस एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ हमारे पास आ गया माइनस 4xy का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 तो कांस्टेंट है ही, तो यहाँ पे y को भी कांस्टेंट रखेंगे क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो ये बाहर आ गया हमारे पास 4y और x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ पे कोई ना y है ना z है तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2x। कितना आ गया हमारे पास माइनस 4y प्लस 2x। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ex की वैल्यू। अब ey निकाल लेते हैं, ex की वैल्यू निकाल लेते हैं। किस पॉइंट के ऊपर निकाला है हमें 1, 0, 2। x की जगह पे 1 रख दो और y की जगह पे 0 रख दो, z है नहीं, y 0 हो गया, x की जगह पे 1 रखा तो ये कितना आ गया मेरे पास -2 आ गया। यूनिट आ गई हमारे पास न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर लिख लो, चाहे क्या आ गई वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास यूनिट भी आती है ना, ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन है इसे यूनिट भी आती है। जैसे हमारे पास पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है और डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है। तो यहाँ से एक यूनिट और निकल के आती है, जो मैंने पहले बताया था कि इसकी एक यूनिट और होती है, वो हो गया वोल्ट पर मीटर। चलो अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं ई इन वाई डायरेक्शन, ई इन वाई डायरेक्शन। इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दो, डेल बाय डेल वाई, वैल्यू पुट करो माइनस डेल बाय डेल वाई ऑफ किसका 4xy प्लस एक्स स्क्वेयर। ये वाली टर्म तो जीरो होगी, सेकंड वाली टर्म। फर्स्ट वाली में क्या करेंगे, 4 तो कॉमन कांस्टेंट होगा ही, x भी कांस्टेंट होगा क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, y के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे माइनस कितना आ गया हमारे पास -4x और y का डिफरेंशिएशन 1, तो ये ey हमारे पास आ गया -4x। तो यहाँ पे ey की वैल्यू अगर निकालेंगे 1, 0, 2 पे, तो y और z तो है ही नहीं, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर दो, ये क्या आ गया हमारे पास -4। तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं तो वो हमारे पास आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आता है EXI कैप प्लस EY J कैप प्लस EZ K कैप। तो ये वैल्यू पुट कर दो K कैप, तो ये वैल्यू पुट कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आ जाएगा, EX की वैल्यू कितनी है -2I कैप -4 J कैप, और EZ हमारे पास है नहीं क्योंकि Z में कुछ था नहीं। ठीक है बच्चों, अगर Z के डेल करके देख लो, अगर आप लोगों को करना है तो डेल E इन Z क्या आता है माइनस डेल V बाई डेल Z, Z में कुछ है नहीं तो EZ किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। तो ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे ही आप और भी न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास आता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल तो हमने पढ़ा था, अब हम पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी। हमारे सिलेबस में जो दी हुई है वो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस दी हुई है। तो चलो हम कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बच्चों, पहले डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी या फिर इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a charge और वेरियस चार्जेज। एक भी हो सकता है, अगर ज़्यादा के लिए कर रहे हैं तो वो ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ लिख देते हैं वेरियस चार्जेज या फिर ए सिस्टम ऑफ चार्ज
इन ब्रिंगिंग वेरियस, अगर हमारे सिस्टम में, हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 के लिए है तो हम यहाँ पे एक चार्ज को लेके आएंगे, लेकिन अगर ज़्यादा चार्जेज होते हैं तो उनको भी लेके आना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने वेरियस का वर्ड यूज कर दिया, इन ब्रिंगिंग वेरियस चार्जेज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए गिवन पॉइंट स्लोली। स्लोली का मतलब तो आप समझ गए होंगे, मतलब विदाउट एक्सेलरेटिंग, इसमें कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। अब हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी दो चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। बच्चों मान लो कि हमने क्या किया, ये मेरे पास 2 चार्जेस हैं, एक चार्ज ये ले लिया, इसको नाम दे दिया मैंने Q1, और इससे कुछ डिस्टेंस के ऊपर, R डिस्टेंस के ऊपर मुझे एक दूसरे चार्ज जो कहीं पे होगा, एक चार्ज है इन्फिनिटी पे, एक चार्ज रखा हुआ है Q2, उस चार्ज को मुझे यहाँ से यहाँ पे लेके आना है, वहाँ से इसको यहाँ पे लेके आना है, कोई P पॉइंट है उस पे लेके आना है कि इन्फिनिटी से एक चार्ज Q2 को उठा के इस पॉइंट पे लेके आना है। इस काम में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो किस में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, हमारे पास जो फॉर्मूला था, जो वर्क डन पोटेंशियल का फॉर्मूला था, पोटेंशियल क्या आता था हमारे पास, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, वर्क डन किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1 की चार्ज से Q1 चार्ज की वजह से P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, ये हमने देखा था, हम पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल क्या आता है, KQ/R, तो ये क्या आ जाएगा, KQ1/R, KQ1/R, है ना, डिस्टेंस कितनी है, R है, तो P पॉइंट पे पोटेंशियल आ जाएगा KQ1/R। अब निकाल लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन हमारे पास किसके इक्वल है, पोटेंशियल इंटू Q2, है ना, कौन से चार्ज को लेके आ रहे हैं, Q2 को लेके आ रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा पोटेंशियल किस चार्ज की वजह से, यहाँ पे पोटेंशियल किस चार्ज की वजह से होगा, Q2 की वजह से तो नहीं निकाल रहे, Q1 की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल, और लेके किस चार्ज को लेके आ रहे हैं, Q2 को लेके आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमारे पास वर्क डन किसके इक्वल आ गया, पोटेंशियल है KQ1/R इंटू Q2। तो ये आ गया हमारे पास, ये जो वर्क डन है, दिस वर्क डन is stored in the form of potential energy। ये वर्क डन होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ गई कि Q1 Q2/R, और R क्या है, Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस। अगर मान लो हमारे पास 3 चार्जेज हैं, है ना, एग्जाम्पल के लिए मैंने मान लिया हमारे पास 3 चार्जेज हैं, ये चार्ज Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, और ये Q3 हो गया।
Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस मैंने मान ली R12, Q2 और Q3 के बीच की डिस्टेंस मैंने मान ली R23, और 3 और 1 के Q3 एंड Q1 के बीच की डिस्टेंस मैंने मान ली R31। तो यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी? देखो इसमें सिस्टम, पूरे सिस्टम की निकलती है पोटेंशियल एनर्जी, किसी एक पॉइंट की नहीं निकलती है, पूरे सिस्टम की निकलती है। तो पूरे सिस्टम में हमारे पास कितने पेयर बन जाएंगे? पहले Q1 Q2 का बना लो, फिर Q2 Q3 का बना लो, और फिर Q3 Q1 का बना लो। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा K, पहले Q1 Q2 का बना लो बाय R12, प्लस फिर K Q2 Q3 का बना लो डिवाइडेड बाय R23, प्लस फिर K Q3 Q1 का बना लो डिवाइडेड बाय R31। और ये पेयर हमारे पास कितने बन गए? 3 बन गए। और ये पेयर निकालना कैसे सीख सकते हैं? कितने नंबर ऑफ पेयर बनेंगे? तो वो हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ पेयर। कितने पेयर बनेंगे? मैंने इसको मान लिया n मान लिया, और ये क्या आएगा हमारे पास? मान लो n नंबर ऑफ चार्जेज हैं, तो n इंटू n माइनस 1। यहाँ पे n क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ चार्जेस। जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 चार्जेस थे, तो 3 इंटू 3 माइनस 1, 3 इंटू 2, तो कितने पेयर बन गए हमारे पास? 6 पेयर बन गए। डिवाइडेड बाय 2 आएगा, सॉरी यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास? n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2 भी तो आएगा, ऐसे तो बहुत पेयर बन जाएगा, है ना। नंबर ऑफ ये क्या है? चार्जेस। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ पेयर। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पेयर बन जाएंगे? यहाँ पे बन जाएंगे हमारे पास 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2, कितने बन गए? 3। अगर यहाँ पे 4 चार्जेस आएंगे तो 4 इंटू 4 माइनस 1 3, 4 इंटू 3 बाय 2, कितने बन जाएंगे? 6 पेयर बन जाएंगे। तो ऐसे आप निकाल सकते हो कि कितने नंबर ऑफ पेयर बनेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेज। डायरेक्ट याद करो इसको, क्या है हमारे पास? K Q1 Q2 बाय R। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, कंडक्टर्स जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो होते हैं कंडक्टर्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक कंडक्टर है उसमें अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर, उधर से उधर ऐसे मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इंसुलेटर्स में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। कंडक्टर्स, अगर कंडक्टर में मान लो हमने कोई चार्ज दे दिया तो वो सारा का सारा चार्ज कहाँ पे आ जाएगा? सरफेस पे आ जाता है। सारा का सारा चार्ज आ जाएगा, वो सरफेस पे आएगा। इंसुलेटर्स में क्या होगा? जहाँ पे हमने चार्ज रख दिया वो वहीं पे ही रखा रहता है। ठीक है, तो चलो अब हम पढ़ते हैं कंडक्टर्स के बारे में, और थोड़ा सा इंसुलेटर भी पढ़ लेंगे। डेफिनेशन ही है बस इंसुलेटर की। कंडक्टर्स, these have very large number of free electrons so they conduct इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, अब इंसुलेटर्स लिख लेते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स। They do not conduct
इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते बिकॉज there is no free electrons, there are no free electrons. यहाँ पे कोई भी यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाउंड होते हैं, वो फ्री नहीं होते। कंडक्टर्स में फ्री होते हैं, कंडक्टर्स के एग्जांपल हो गए जैसे कॉपर हो गया, जो भी मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर के एग्जांपल होते हैं। लेकिन हम मोस्टली जो वायर्स में यूज करते हैं वो कॉपर का यूज करते हैं, क्योंकि वो ईजिली अवेलेबल भी होता है, इनएक्सपेंसिव भी होता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं होता। जैसे यूज करने के तो हम गोल्ड सिल्वर भी कर सकते हैं, बट वो बहुत महंगे होते हैं, इसलिए हम कॉपर वायर्स यूज करते हैं, है ना। इंसुलेटर्स क्या हो गए, जैसे प्लास्टिक हो गया, जो हमें करंट से बचने के लिए, है ना, वो करंट से बचने के लिए जो यूज करते हैं वो हो गए इंसुलेटर। जैसे प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, है ना, ये सब क्या हो गए, इंसुलेटर्स हो गए। तो अब प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स पढ़ते हैं, कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। ये मान लो मैंने कोई एक कंडक्टर ले लिया, कोई भी किसी भी शेप का कंडक्टर ले लो, इसके अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, यहाँ पे अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है इलेक्ट्रिक फील्ड is perpendicular on the surface of the conductor। कंडक्टर के सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मान लो ये मैंने एक कंडक्टर ले लिया, ये कंडक्टर ले लिया, इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है। इसके सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जैसे यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली आएगी, है ना। कोई भी डायरेक्शन हो, जैसे पॉजिटिव है तो बाहर की साइड आएगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे निकालेंगे तो डायरेक्शन क्या आएगी, ये वाली आएगी, और ये कैसी होगी, परपेंडिकुलर आएगी, है ना। कहीं पे भी निकाल लो, यहाँ पे निकालोगे तो 1 सेकेंड, यहाँ पे निकालोगे तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या आएगी, ये वाली आएगी। ठीक है, ये क्या आएगा, परपेंडिकुलर। तो हर एक जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। अगर पॉजिटिव है इसके ऊपर तो आउटवर्ड होगी, नेगेटिव आएगा तो इनवर्ड होगी। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता। जो भी कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता। जो चार्ज होता है वो सरफेस के ऊपर होता है, जो भी चार्ज होगा वो सरफेस के ऊपर होगा। मान लो एक कंडक्टर है, उसको मैंने कुछ चार्ज दे दिया, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज दे दिया, अंदर कोई भी चार्ज नहीं बचेगा। जो भी चार्ज आएगा वो फैल के सारा सरफेस के ऊपर आ जाएगा। अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता, जो भी चार्ज होता है वो फैल के सरफेस के ऊपर आ जाता है। तो इनसाइड कंडक्टर
inside conductor there is no charge. कोई भी चार्ज नहीं होता। ये मान लो एक कंडक्टर है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो था ही, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो था ही, तो चार्ज भी क्या होगा इसके अंदर, जीरो, है ना। अगर मान लो ये हमारे पास कंडक्टर है, मैंने इसको कुछ चार्ज दे दिया, क्यों, तो ये यहाँ पे नहीं रुकेगा, जो भी चार्ज होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, सरफेस के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अंदर जीरो क्यों होता है, देखो हमारे पास कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो क्या है, जीरो है। तो हमें गॉस लॉ से पता है जो हमारे पास फ्लक्स होता है E डॉट डी एस, वो किसके इक्वल होता है, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट। तो अंदर कोई भी चार्ज नहीं बचता, जो भी चार्ज अंदर होता है वो बाहर आ जाता है, कोई भी चार्ज देते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है, तो Q भी क्या होता है, जीरो। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो, तो चार्ज भी क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और अभी हमने पढ़ा था, कितनी प्रॉपर्टी हो गई, तीसरी हो गई। अब चौथी प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, फोर्थ प्रॉपर्टी आती है पोटेंशियल। इनसाइड कंडक्टर इज कांस्टेंट। इनसाइड क्या आएगा, कंडक्टर के अंदर कांस्टेंट आएगा, है ना। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, किसी भी कंडक्टर, ये कंडक्टर के अंदर ये कंडक्टर, है ना, किसी भी एक कंडक्टर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है मतलब हमारे पास ये एक कंडक्टर है, ये ले लिया मैंने एक कंडक्टर, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, जीरो। और अभी हमने पढ़ा था जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो क्या किसके इक्वल आता है, माइनस dv बाय dr। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो dv भी क्या आ गया, dv बाय dr भी क्या आ गया, जीरो आ गया। dv बाई डी आर भी क्या आ गया, जीरो आ गया। तो डी आर तो जीरो हो नहीं सकता, तो यहाँ से क्या आ गया, dv इक्वल टू जीरो। मतलब चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। कि कंडक्टर के अंदर, ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कहीं पे भी चले जाओ, पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब कंडक्टर एक क्या होता है, एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस की तरह ही बिहेव करता है। तो यहाँ पे कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। फील्ड जीरो, पोटेंशियल कांस्टेंट, चार्ज भी जीरो, और पोटेंशियल के सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये तो इनसाइड की बात हो गई, अब थोड़ी सी सरफेस की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड on the surface of the conductor is सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। सरफेस के ऊपर, कंडक्टर के सरफेस के ऊपर, सरफेस के बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। चलो इसको प्रूव करते हैं कि कैसे होगा। ये ले लिया मैंने एक कंडक्टर, इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और हमें बाहर निकालना है ना। अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, हमें बाहर निकालना है। बाहर कोई भी एक पॉइंट ले लो, मान लो मैंने ये एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे।
ये एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, इस जो ये जो सरफेस लिया है, ये छोटा सा सरफेस लिया है और इसका एरिया मैंने मान लिया ds, तो एरिया वेक्टर क्या आएगा, बाहर की तरफ आएगा, n कैप कहाँ आएगा, बाहर की तरफ, सरफेस के ऊपर बाहर की तरफ आता है, कोई भी एक एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या आती है, बाहर की तरफ, तो ये आ गया हमारे पास n कैप। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैंने क्या बताया, परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल, ये नॉर्मल है, एरिया भी हमारे पास नॉर्मल है, और यहाँ पे फील्ड भी क्या आएगा, फील्ड भी क्या आएगा यहाँ पे, नॉर्मल। ये आ गई फील्ड की डायरेक्शन, ये आ गई फील्ड की डायरेक्शन। 1 सेकेंड रुको, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्या है, नॉर्मल। तो हमारे पास एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों सेम है, तो एंगल आ गया 0 डिग्री। तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन ओवर ई डॉट डी एस विच इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मैंने ये मान लिया कि जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, हम इनसाइड की बात नहीं करते हैं, जस्ट यहाँ पे हम जस्ट इनसाइड और जस्ट आउटसाइड की बात की जाती है। तो जस्ट आउटसाइड द सरफेस, जस्ट आउटसाइड द सरफेस, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो इसकी कितनी है, सिग्मा। इसके ऊपर क्यू चार्ज होगा कुछ, जिसकी सरफेस डेंसिटी दे रखी है सिग्मा। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन ओवर ई डॉट डी एस, एंगल तो 0 है तो ई डी एस, तो यहाँ से हमारे पास सिग्मा होती है वो किसके इक्वल आती है, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, और एरिया हमारे पास कितना है, इंटीग्रेशन ओवर डी एस। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, सिग्मा इंटू, ये आज टूट के रहेगा, क्या आ गया, सिग्मा इंटू, क्यू की वैल्यू आ गई सिग्मा इंटू इंटीग्रेशन ओवर डी एस, इंटीग्रेशन ओवर डी एस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर डी एस विच इज इक्वल टू सिग्मा इंटू इंटीग्रेशन ओवर डी एस। डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल आउट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया हमारे पास, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कहाँ होगा ये, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, दूर जाके नहीं, स्फीयर नहीं, सरफेस को, कैसा भी सरफेस हो सकता है, ये हमारे पास सरफेस है, सरफेस के बस जस्ट आउटसाइड, ऐसा नहीं कि यहाँ से हम यहाँ देख रहे हैं, नहीं, ये कहाँ होगा, जस्ट आउटसाइड द सरफेस। just outside the surface, यह कहाँ होगा, जस्ट आउटसाइड द सरफेस। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी और बचती है, कौन से नंबर की, सिक्स्थ हमारे पास आती है कि जहाँ जैसी शेप होगी, शेप के अकॉर्डिंग ही हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। क्या बोल रही हूँ मैं, मान लो हमारे पास एक ये कंडक्टर है, ये हमारे पास ये कंडक्टर है, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ये ले लिया मैंने एक कंडक्टर, इसको मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी दे दी, कुछ क्यू चार्ज दे दिया, जिसकी वजह से इसके ऊपर सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा, देखो बच्चों, जहाँ जो अंदर की तरफ एरिया होगा यहाँ पे चार्ज ज़्यादा होगा, है ना, यहाँ पे चार्ज ज़्यादा इकट्ठा हो गया होगा, यहाँ पे चार्ज थोड़ा सा कम होगा, यहाँ पे और कम होगा, और यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल होगा, यहाँ पे फिर से दूर होगा, और यहाँ पे जो हमारे पास ऐसे वाले एरिया आएंगे, इसके ऊपर इस एरिया में, ये जो ऐसे एरिया हैं इसके अंदर चार्ज बहुत ज़्यादा होगा, बाहर जो ऐसे एरिया होंगे इस टाइप के, यहाँ पे चार्ज होगा वो कम होगा। ठीक है, जैसे कनकेव और कन्वेक्स मिरर से रिलेट कर सकते हो, ये ऐसा कनकेव होता है तो इसके अंदर चार्ज कम होगा, और कन्वेक्स के साइड पे चार्ज क्या होगा,
अंदर कम होगा, कनकेव के अंदर ज़्यादा होगा, सॉरी अंदर कनकेव की साइड ज़्यादा होगा और बाहर की तरफ क्या होगा, कम होगा। तो ऐसे सरफेस होंगे, यहाँ पे चार्ज ज़्यादा होगा, सॉरी यहाँ पे चार्ज कम होगा और अंदर क्या होगा, चार्ज ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी is different for different shape. डिफरेंट शेप के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफरेंट होगी। अगर हमारे पास ऐसा कुछ है तो यहाँ पे चार्ज बहुत ज़्यादा सा एक्यूमुलेट हो जाएगा और बाहर की तरफ क्या रहेगा, ऐसे सरफेस आएंगे तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास मान लो एक स्फीयर है, स्फीयर कैसा होता है, एक यूनिफॉर्म स्फीयर होता है, तो उस पर जितना चार्ज देंगे वो पहले तो सरफेस के ऊपर आ जाएगा सारा का सारा, और वो कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो चलो, तो ये आ गया हमारे, जरूरी नहीं है पॉजिटिव ही हो, नेगेटिव भी हो सकता है ना, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये हो गया, हमने आज कंडक्टर्स पढ़ लिया है और उसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे डाई इलेक्ट्रिक्स। नेक्स्ट लेक्चर सिर्फ डाई इलेक्ट्रिक्स का होगा, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है बच्चों, फिर हमारे पास एक चैप्टर और एक टॉपिक और बच जाएगा, कैपेसिटर, और उसका एक और लेक्चर बन जाएगा। तो नेक्स्ट 2 लेक्चर्स और बचे हैं इसके। तो चलो बच्चों, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।